सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, उनको ध्यान से समझेंगे और मैं आपको इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आपकी पूरी अनुसूचियां याद हो जाएंगी। तो आज का टॉपिक है अनुसूची। तो आपके लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत आज़ाद हुआ उसमें 8 अनुसूची थी, लेकिन समय अंतराल के दौरान धीरे धीरे 4 अनुसूचियां और जुड़ गई। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये अनुसूची मोटा मोटी तौर पे आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, आज इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या है। प्रथम अनुसूची प्रथम अनुसूची में भारत संघ के राज्यों व उनके संघ राज्य क्षेत्रों क्षेत्रों के नाम व उनके विस्तार क्षेत्र का उल्लेख है। यानी प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के राज्य व उनके क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 1 से 4 है। अनुच्छेद 1 से 4 प्रथम अनुसूची में दिया गया है। वर्तमान में 29 राज्य व 7 संघ शासित क्षेत्र हैं, लेकिन अभी 31 अक्टूबर से 28 राज्य व 9 संघ शासित प्रदेश हो जाएंगे, क्योंकि को पुनर्गठन अधिनियम जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएंगे। तो 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र हैं। प्रथम अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं हैं। तो ये प्रथम अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र व उनके विस्तार के बारे में बताया गया है। चलिए अब चलते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो दूसरी अनुसूची में भारतीय शासन व्यवस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं बड़े लेवल के, उनके वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। जिनमें भारत के राष्ट्रपति हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति हैं, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हैं, राज्य विधान परिषदों के सभापति व उपसभापति हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति व राज्यपाल के वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं है। अनुसूची 2 में उनकी उपलब्धियों का शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि वेतन का प्रयोग नहीं किया गया है। और एक कंसेप्ट और है कि उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते बगैर उपराष्ट्रपति पद के, यानी उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं, जबकि राज्यसभा के सभापति के तौर पे मिलते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो अनुसूची 2 में क्या है? जितने भी भारतीय शासन व्यवस्था के बड़े पदाधिकारी हैं, कौन कौन से हैं ये मैंने बता दिया, इसमें दे रखे हैं। उनके वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है, जिनमें भारत के राष्ट्रपति व राज्यों के राज्यपाल की के लिए उपलब्धियां शब्द का प्रयोग किया गया है, वेतन का प्रयोग नहीं किया गया। चलिए आगे चलते हैं। अब है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी हैं, वो जो भारतीय शासन व्यवस्था के बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। यानी हम मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप का उल्लेख है, पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप का उल्लेख। जिनमें कौन कौन से पदाधिकारी आते हैं ये पूरा विस्तार से इसमें दे रखा है। एमएलए है, एमपी है, सीएजी है, और ये कौन सा किसकी शपथ लेता है ये भी दे रखा है। तो हमें मोटा मोटी ये ध्यान रखना है कि तीसरी अनुसूची में भारतीय शासन व्यवस्था के पदाधिकारी हैं, उनकी शपथ का प्रारूप का उल्लेख है, शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। तो पहली अनुसूची में क्या पढ़ा हमने कि भारतीय संघ राज्य क्षेत्र व संघ क्षेत्रों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का उल्लेख है। और तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों द्वारा ली जानी शपथ का प्रारूप का उल्लेख है। चलिए आगे चलते हैं। अभी चौथी अनुसूची है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया जाना है इसके बारे में उल्लेख है। और जो संघ क्षेत्र हैं उनमें केवल दिल्ली और पांडिचेरी के ही मेंबर राज्यसभा में चुने जाते हैं, इसलिए दिल्ली और पांडिचेरी का भी उल्लेख है। तो चौथी अनुसूची में हम कह सकते हैं कि चौथी अनुसूची में सीट राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख चौथी अनुसूची में। आगे चलते हैं। पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है। यानी SC ST के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख पांचवी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है। चलिए चलते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है देखते हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन एक इसमें ध्यान रखना, ये सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, लेकिन इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। तो प्रश्न में क्या पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जो प्रांत है वो छठी अनुसूची के तहत नहीं आता है, तो उसमें ध्यान रखना आपने को मणिपुर नहीं है, मणिपुर का उल्लेख इसमें नहीं है। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में क्या है? सातवीं अनुसूची में संघ व राज्य क्षेत्रों में शक्तियों का बंटवारा है। संघ व राज्य क्षेत्र में शक्तियों का बंटवारा है। तो अलग अलग इसमें दिए हुए हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में जैसे पहले 97 विषय थे, अभी 100 हो गए। राज्य सूची में पहले 66 थे, अभी 61 हो गए। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अभी 52 हो गए। तो अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनका उल्लेख सातवीं अनुसूची में है। तो अभी हम देखते हैं कि हमने पहली अनुसूची में क्या पढ़ा था। पहली अनुसूची में संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, अनुच्छेद 1 से 4 का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में जितने भी भारतीय शासन के पदाधिकारी उनके वेतन भत्तों का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। और चौथी अनुसूची में SC ST नहीं सॉरी चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में SC ST के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। और सातवीं अनुसूची में क्या है? सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्य में शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है। तो चलिए चलते हैं आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन समय अनुसार धीरे धीरे भाषाएं और जुड़ती गई और वर्तमान में 22 भाषाएं। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं। अब प्रश्न आ सकता है कि आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची में हिंदी भाषा तो दर्ज है, पर इंग्लिश नहीं। एक ये भी है कि आठवीं अनुसूची में इंग्लिश भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। अब नौवीं अनुसूची जो प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, जिनमें ऐसे विषय जोड़े गए, इस प्रकार के विषय जोड़े गए जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, भूमि सुधार से संबंधित है और अन्य भी विषय हैं। तो नौवीं अनुसूची में 284 अधिनियम, नौवीं अनुसूची में 284 अधिनियम है, ये ध्यान रखना आपको। तो नौवीं अनुसूची जो प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। और एक बात और है, नौवीं अनुसूची में पहले तो क्या था कि कोई भी उसमें अगर सब्जेक्ट डाल दिया तो उसका कोई भी रिव्यू नहीं हो सकता था, जुडिशरी रिव्यू। लेकिन अभी 2007 से सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कह दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय नौवीं अनुसूची में डाले गए उनकी समीक्षा हो सकती है। यानी वो भी अब न्यायिक के दायरे में, न्याय के दायरे में आ गई। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची मोटा मोटी याद रखना, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अब 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची मैं आपके लिए बता देता हूं कि 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 के भीतर ही अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। तो हम 11 कह सकते हैं कि 11वीं अनुसूची लक्ष्मी मल सिंघवी की समिति की अनुशंसा पर 11वीं अनुसूची 1993 में 73वां संविधान संशोधन करके जोड़ी गई। तो इस प्रकार 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद जिनका विवरण है 243 से 243 ओ। अब आगे चलते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची भी 74वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया। ये जो शहरी स्वशासन है, नगरीय निकाय स्वशासन है, उसके बारे में वर्णन है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नो कै जोड़ दिया। और भाग कौन सा जोड़ दिया? नो कै, जिसमें नगर पालिकाएं 243 पी से 243 जेड जी तक। और 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं, जबकि 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? 29। 11वीं अनुसूची में 29 विषय और 12वीं अनुसूची में 18 विषय। तो चलिए चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको अनुसूची 1 से अनुसूची 12 तक पूरा याद हो गया होगा। एक बार हम जल्दी जल्दी फिर रिव्यू कर लेते हैं, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रथम अनुसूची में संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। दूसरी अनुसूची में क्या है? जितने भी भारतीय शासन के पदाधिकारी हैं उनकी वेतन भत्तों के बारे में दिया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में
जो राज बड़े भारतीय शासन के बड़े पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है उसके शपथ के प्रारूप का उल्लेख है, शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। अभी देखते हैं चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में जैसा कि आपको बताया, राज्यसभा में सीटों का आवंटन का विवरण दिया गया है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में चौथी अनुसूची में दिया गया है। पांचवी अनुसूची SC/ST के प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के से संबंधित है। सातवीं अनुसूची केंद्र राज्य में जो ये सब्जेक्ट्स का बंटवारा किया गया है उनके बारे में है। विषयों का बंटवारा है। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, जिसमें किसी भी विषय जो नौवीं अनुसूची में डाल दिया उसको क्या किया नहीं जा सकता, उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन अभी 2007 से ऐसा कर दिया कि उसको भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 52वें संविधान 1985 द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका और नगर निकाय से संबंधित है। तो बताइए कैसा लगा आपको? कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और इसी तरह पढ़ते रहिए जीके विद कैलाश पूनिया।